आरपीएफ रूल 1987 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चल रहे प्रश्नोत्तरी सीरीज़ में आप सभी मित्रों का स्वागत है। नमस्कार साथियों, रूल 70-72 एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये पिछले वीडियो में हमने पार्ट 5 को कवर किया था, ये पार्ट 6 है। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है रिफ्रेशर कोर्स। रिफ्रेशर कोर्स आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में है? दोस्तों इस 10 प्रश्नों में हम सिर्फ आरपीएफ रूल को ही कवर करेंगे। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर उसे कवर कर सकते हैं। यदि आप हमारे प्लेलिस्ट पे नहीं जा सकते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ये सारे पार्ट्स को मेंशन किया गया है। पार्ट वाइज सारे लिंक पड़े हुए हैं, आप उन लिंकों पर क्लिक करें और उसे रीड करें। तो दोस्तों रिफ्रेशर कोर्स आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में है? तो आपके सामने ऑप्शन फ्लैश हो रहे हैं 57, 67 और 66 और लास्ट ऑप्शन है 68। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रिफ्रेशर कोर्स अर्थात पुनश्चर्या पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर है 66 अर्थात नियम 66 में रिफ्रेशर कोर्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि 57 में परिवीक्षा है, प्रोविज़न पीरियड 57 में है। 57 में क्या है दोस्तों? प्रोविज़न पीरियड अर्थात परिवीक्षा, जो 2 साल के लिए कोई भी नया बल सदस्य नियुक्त होता है तो प्रोविज़न पीरियड में 2 साल के लिए रहता है, तो 57 में मेंशन किया गया है। और ये हो गया 67। तो 67 में क्या है? अनुशासनिक नियंत्रण दिया है, इसमें नियंत्रण, ये समझिएगा। और इसमें क्या है? प्रोविज़न पीरियड यानी कि परिवीक्षा। और 68 में क्या है? काडर पुनरीक्षण। 68 में इसे समझते चलते हैं काडर पुनरीक्षण। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आरपीएफ नियम 70 में क्या वर्णित है? व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन आरपीएफ रूल 70? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। अव्यवस्थित बल सदस्यों के प्रोन्नति की प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है सीमित विभागीय प्रतियोगिता करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, अल्पकालिक रिक्तियों में प्रोन्नति, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नियम 70 में अव्यवस्थित बल सदस्यों की प्रोन्नति की प्रक्रिया दिया गया है, ऑप्शन 1 ही सही होगा। नियम 70 अभी पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि जितने भी ऑप्शन रहेंगे उन ऑप्शनों को समझते चलेंगे। पिछले वीडियो में भी कवर किए, इसमें भी कवर करेंगे। तो देखते हैं इस एक प्रश्न में हम कम से कम 3-4 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर तो अव्यवस्थित बल सदस्यों की प्रोन्नति क्रिया नियम 70 में वर्णित है, लेकिन सीमित विभागीय प्रतियोगिता करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जो है ये किस नियम में है? तो ये 72 में दिया गया है। जो रूल 72 के अंतर्गत होने वाले एग्ज़ाम हैं तो वो 72 में ही मार्गदर्शक सिद्धांत दिया गया है। दोस्तों तीसरा है अल्पकालिक रिक्तियों में प्रोन्नति। तो ये है किसमें? ये 74 में है, नियम 74 में है 74। और लास्ट ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 3। नियम 70 के अधीन चयन करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत किस आरपीएफ नियम है? देखिए नियम 70 के अधीन चयन करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति के लिए मार्गदर्शक, यहाँ समिति के लिए पूछ रहा है कि समिति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जो है किस नियम में है? तो ये किस नियम में है? तो ये है नियम 71 में, यानी कि 71 में। ये 71 में दिया गया है, क्योंकि 89 में क्या दिया गया है? 89 में है अव्यवस्थित सदस्य। अव्यवस्थित सदस्य के बारे में 89 में बताया गया है। अव्यवस्थित सदस्य कौन होंगे वो बताया गया है 89 में। जैसे कांस्टेबल हो जाएंगे, जो सीधी भर्ती में आते हैं, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती सीधी भर्ती होती है। तो कांस्टेबल वो फिर वरिष्ठ अधिकारियों के रैंक में जाएंगे, डायरेक्ट ऐसी को तो यूपीएससी के थ्रू होती है। तो 89 में अव्यवस्थित सदस्य के बारे में बताया गया है। 91 में क्या है? तो 91 में क्या है? अंतर आंचलिक स्थानांतरण। अंतर आंचलिक अर्थात अंतर क्षेत्रीय, एक जोन से दूसरे जोन का ट्रांसफर जो है 91 में परिभाषित किया गया है। अंतर क्षेत्रीय रेल ट्रांसफ़र समझ सकते हैं इसे। यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है ये 96 में क्या है? 96 में सीधी भर्ती
किए गए सदस्यों की ज्येष्ठता के बारे में 96 में बताया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, बल की सभी शाखाओं का काडर पुनरीक्षण 5 वर्ष में एक बार किया जाएगा, या जो केंद्रीय सरकार निश्चित करे, किस नियम में वर्णित है। तो दोस्तों काडर पुनरीक्षण अभी मैं फर्स्ट प्रश्न में बताया था कि 68 में मेंशन किया गया है। तो काडर पुनरीक्षण नॉर्मल तौर पे 5 वर्ष में एक बार किया जाता है, या तो केंद्रीय सरकार निश्चित करे, केंद्रीय सरकार जो भी समय निश्चित करेगी उतने समय के अंतराल पे काडर पुनरीक्षण किया जाएगा। तो ये मेंशन किस रूल में है, तो ये 68 में है कि 5 वर्ष में एक बार किया, ये 68 में मेंशन किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, नियम 70 के चयन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या पैनल बनाए जाने के लिए अपेक्षित संख्या की सामान्यतः कितने गुना होगी। अपेक्षित संख्या से मतलब है कि जो भी किसी जोन में या किसी आंचलिक रेल में जो भी सीट, जो भी वैकेंसी रहेंगे, जिसका चयन होना रहेगा नियम 70 के चयन के लिए, तो उस सीट से कितने गुना पैनल में अभ्यर्थी रखे जाएंगे। तो कितने गुना रखे जाएंगे ये 70.3 में मेंशन किया गया है। कितने गुना, तो ये 3 गुना रखे जाएंगे। तो 3 गुना सही हो जाएगा। पैनल में 3 गुना लोग रखे जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में बैठते हैं, उन्हीं में से चयन किया जाता है एग्ज़ाम के माध्यम से। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, आरपीएफ नियम 78 में क्या वर्णित है। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन आरपीएफ रूल 78। क्या डिस्क्राइब्ड है, तो ये अध्याय 6 में ही है। अध्याय 6 में वेतन के बारे में बताया गया है, पारिश्रमिक अर्थात वही वेतन हो जाता है, और सेवा की अवधि के बारे में अध्याय 6 में ही बताया गया है। तो 78 में वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेतन और भत्ते। विशेष भत्ते किस में है, ये 79 में है। और वरिष्ठ अधिकारियों की ज्येष्ठता किस में है, तो वरिष्ठ अधिकारियों की ज्येष्ठता जो है 96 में दिया गया है। 96 में वरिष्ठ अधिकारियों, नहीं सॉरी 95 में है। 96 में 95 में वरिष्ठ अधिकारियों की ज्येष्ठता बताया गया है। प्रश्न संख्या 7वां है, निम्न में से किसे अव्यवसित सदस्य कहा जाएगा। अव्यवसित सदस्य जो 89 में दिया गया है कि 89 में अव्यवसित सदस्य के बारे में बताया गया है आरपीएफ नियम 89 में। अभी पिछले प्रश्न में हमने कवर किया। तो अव्यवसित सदस्य कहा जाएगा, तो 89 में आप पढ़े ही होंगे, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो ए एंड बी यानी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर अव्यवसित सदस्य कहे जाएंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, अव्यवसित बल सदस्यों के अंतर आंचलिक रेल स्थानांतरण की शक्ति निम्न में से किस में निहित होती है। अंतर आंचलिक अर्थात एक जोन से दूसरे जोन में, आंचलिक अर्थात क्षेत्रीय, एक जोन से दूसरे जोन में जो भी ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो शक्ति निम्न में से किस में निहित होती है। तो किस में निहित होती है, तो ये होती है महानिदेशक महोदय अर्थात डीजी, डायरेक्टर जनरल महोदय में ये शक्ति निहित होती है। उन्हीं से अप्रूवल लेके आईजी महोदय द्वारा किया जाता है एक जोन से दूसरे जोन में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी बल सदस्य के स्थानांतरण के आदेश जारी हो चुके हैं और बल सदस्य छुट्टी लेना चाहता है, तो उसे छुट्टी स्थानांतरण प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा पर ही दी जाएगी। किस नियम में उल्लेखित है, तो ये किस नियम में उल्लेखित है, तो 93.10 में, 93.10 में ये उल्लेखित है। यदि स्थानांतरण का आदेश किसी बल सदस्य का जारी हो चुका है और वह छुट्टी जाना चाहता है, तो छुट्टी किसके आदेश से जाएंगे, किसकी अनुज्ञा पर। अगर छुट्टी छोड़ने वाले अधिकारी स्थानांतरण प्राधिकारी से अनुज्ञा लेंगे तभी छुट्टी पर वो छोड़ सकते हैं। तो 93.10 में ये मेंशन किया गया है। और ये 93.8 में क्या है, मंडल में पारस्परिक स्थानांतरण के बारे में बताया गया है। 92 में कालिक स्थानांतरण के बारे में बताया गया है। और 94 में प्रारंभिक श्रेणी में ज्येष्ठता के बारे में बताया गया है। चलते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न पे जाने से पहले एक बार फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इन प्रश्नों को शेयर करें। तो चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है, एक ही परीक्षा में चयनित, जैसे जो भी परीक्षा होती है चयन के लिए बल सदस्य के रूप में चयनित किया जाता है, तो उस एग्ज़ाम में यानी कि उस परीक्षा में चयनित समान योग्यता वाले, यानी कि उनकी योग्यता या तो नंबर समान हो गए, योग्यता से मेरिट लिस्ट में बराबर हो गए दोनों लोग, तो समान योग्यता वाले 2 या 2 से अधिक या 2 बल सदस्य हों, 2 व्यक्ति हों, तो 2 अभ्यर्थी हों,
तो दोनों की योग्यता समान हो जाए। तो अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता किस प्रकार निर्धारित की जाएगी, 2 हो या 2 से अधिक भी हो सकते हैं जिनकी योग्यता समान हो सकती है। तो कैसे डिसाइड होगा कि किसे सीनियर बनाया जाएगा और किसे जूनियर बनाया जाएगा, ये डिसाइड कैसे होगा। तो ऑप्शन देखिए, जिसकी आयु अधिक है वह ज्येष्ठ होगा। समान योग्यता वाले प्रतिभागियों की दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। तीसरा ऑप्शन, नियुक्ति अधिकारी किसी को भी ज्येष्ठता क्रम में निर्धारित कर सकेगा। और लास्ट ऑप्शन है, अभ्यर्थी के नाम के अनुसार ज्येष्ठता यानी कि अल्फ़ाबेटिकल, अर्थात अल्फ़ाबेटिकल किसी की नाम जैसे ए है और दूसरे नाम बी है, तो किसी का नाम अमन है और दूसरा बी से कोई नाम है, तो क्या अल्फ़ाबेटिकल किसी को सीनियर बनाया जा सकता? तो नहीं। तो जिसकी आयु अधिक है वह ज्येष्ठ होगा। तो जिसकी आयु ज्येष्ठ होगा उसे ही बनाया जाएगा ज्येष्ठ। ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 पे ट्रिक कर देंगे, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ये पार्ट 6 था। जल्दी ही हम अगले वीडियो पे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगला पार्ट 7 होगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।